Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today our topic is translation. हम आज सीखेंगे कि हिंदी और उर्दू लैंग्वेज से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करें। कई बार हमें इन लैंग्वेजेस से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में सेंटेंसेस एक जैसे नज़र आते हैं और हम एक ही मिस्टेक बार बार कमिट करते रहते हैं। आज हम इस मिस्टेक को दूर करने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस सेंटेंस लिखने के तरीक़े में आते हैं, उन चेंजेस को हम पॉइंट आउट करेंगे और उन चेंजेस के बेसिस पर हम क्या करेंगे कि अपनी मिस्टेक्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। आज आप सीखेंगे कि एक तरह से दिखने वाले सेंटेंसेस में हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और किस टाइप के अपीयरेंस में कौन सी वर्ब किस तरह से आती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज यहाँ ट्रांसलेशन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। किसी ने कहा वह आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क लगे हुए हैं। किसी ने कहा कि वह आ रहा है, अब हमने यहाँ कॉमास हटा दिए और यहाँ पर की लगा दिया। किसी ने कहा आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाओ इम्पेरेटिव यहाँ पर हमें क्लोज नज़र आ रही है, यहाँ पर हमें की नज़र आ रहा है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कॉमास हमें नज़र आ रहे हैं। तो बात एक ही है लेकिन अंदाज़ लिखने का अलग अलग है। 3 तरह से हमने इसको लिखा है। तो हम अपनी ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि डायरेक्ट स्पीच का एग्जिस्टेंस हमारी कॉन्वर्जेशन में कहाँ पर है, रिपोर्ट मेकिंग में कौन सी डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट को हम यूज़ करते हैं। आज ये सारा आप सीखने वाले हैं और जो हमारा आज नज़रिया होगा ट्रांसलेशन में वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड होगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे अलग अलग लिखते हैं। आज हमारा यहाँ पर यह पॉइंट आउट करना पर्पज़ होगा कि हमारी ट्रांसलेशन डायरेक्ट स्पीच में कैसे बने, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बने, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव बेस्ड क्लोज आपको मिली है तो आप उसको ट्रांसलेशन में कैसे डालेंगे। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें सीखना है। इस समय आपके सामने पॉइंट नंबर 1 है कि जब भी हमें ये इन्वर्टेड कॉमास दे रखे हों तो जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का पार्ट है उसको रिपोर्टिंग वर्ब और जो अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी ने कहा तो इसको आप जिस टेंस में ये होता है ये एज इट इज़, ये आपका पॉइंट है। ये टेंस वैसा ही बना रहता है जैसा होता है। तो आपने लिखा somebody said, इन्वर्टेड कॉमास एज इट इज़ आपने कॉपी कर देने हैं, he is coming, ये आपने लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमास हटकर की आ गया। तो जब की आता है तो इस की से रिलेटेड वीडियोस जो कि 3 वीडियोस हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप इसको नाउन क्लोज में समझ लेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो टेंस इसका होता है, इस पार्ट का जो की से पहला पार्ट है का होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अगले टेंस को चेंज करते हैं, यानी दिस पार्ट चेंजेस। अगर ये पास्ट में है तो अंदर आने वाला पास्ट में होगा, अगर ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है, इम्पेरेटिव है तो अंदर का पार्ट एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको एक बात और नोट करनी है कि अगर आपका ये पार्ट जो है पास्ट में है तो आप अंदर पास्ट करेंगे, और अगर ये पार्ट की से पहला पार्ट प्रेजेंट में है, इम्पेरेटिव में है या फ्यूचर में है तो आप अंदर का एज इट इज़ छोड़ देते हैं। प्रेजेंट हो प्रेजेंट में, फ्यूचर हो फ्यूचर में, पास्ट हो पास्ट में। ठीक है, ये गलतफहमी आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर बिगिनिंग का पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है।
तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन करने से पहले जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और की के लिए आप दैट लगाते हैं, ये याद रखकर चलिए। अब हमारा ट्रांसलेशन क्या होने वाला है, किसी ने कहा यानी somebody said, somebody said। अब यहाँ पर हम दैट लगाएंगे की के लिए। इट मीन्स हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। इट मीन्स डायरेक्ट का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, डायरेक्ट मतलब कॉमास वाला ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें टेंस नहीं बदलते, जैसा आपका लेफ्ट साइड में है, जैसा आपका राइट साइड में है, वैसे ही करते हैं। और की लगने पर आपका जो फंक्शन ऑफ टेंसेस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो somebody said that he is coming, he is coming, तो ये आपका आया ही इज़ कमिंग। अब ये आपको सेंटेंस एरर, स्पॉटिंग एरर के अंदर भी आएगा, यह सेंटेंस आपको वर्ब फिलिंग के अंदर भी आएगा। तो आप क्या करेंगे कि आपको इज़ हटाकर यहाँ पर वॉज लगाना होगा। हिंदी और उर्दू में है ही आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इस पास्ट की वजह से आपने वॉज कर देना पड़ा। किसी ने कहा आ जाओ। अब इस थर्ड सेंटेंस में एक नई चीज़ आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी ने कहा आ जाओ। अब आ जाओ तो इम्पेरेटिव है, यहाँ पर कॉमास थे, यहाँ पर कॉमास नहीं थे, लेकिन सेंटेंस इम्पेरेटिव नहीं था। इम्पेरेटिव नहीं था का मतलब है कि आपके पास सब्जेक्ट था, टेंस की आइडेंटिफिकेशन थी, वर्ब थी। लेकिन इम्पेरेटिव जिसमें आप सजेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं और उसमें सब्जेक्ट विजिबली दिखाई नहीं देता, आ जाओ। तो अब हमें की वाले के साथ इम्पेरेटिव को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो अब जैसे कि इसके अंदर सेंस आ रहा है कि, तो इम्पेरेटिव के साथ अगर आपको यहाँ पर इसको ब्लैक कलर से दिखाएंगे, अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले दैट आ रहा है, इम्पेरेटिव का मतलब अगर आपको कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिनिंग है और सब्जेक्ट नहीं दिया तो आप दैट नहीं लगाते हैं और दैट की जगह पर आप टू का यूज़ करते हैं। अब इस रूल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि ही सेड, ठीक है, टू कम। अब इम्पेरेटिव के साथ एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपको टू सेड नहीं लगाना बल्कि आस्क्ड लगाना है। अभी आपके लिए चौंकने वाली बात होगी कि आस्क्ड कैसे लगाएं, आज तो इंटरोगेटिव में लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, एक तो आपका पॉइंट ये था, इसे नोट कर लेंगे। एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब आपको कॉमास दे रखे हों इस तरह से, तो आपको सेड की जगह पर या तो आप सेड करते हैं, लेकिन अगर सुनने वाला भी मौजूद है तो आप सेड टू करते हैं, यानी पहले बोलने वाला और फिर सुनने वाला, स्पीकर और लिसनर। स्पीकर और लिसनर का मतलब है किसी ने तो किसी बोल रहा है तो किसी स्पीकर हुआ, मुझसे कहा तो मैं सुनने वाला हूँ, तो हम ही सेड टू मी के तौर पर लिखते हैं कॉमास आने पर, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा वर्जन है, जब हम दैट लगाते हैं तो हम सेड अगर बिना लिसनर का है तो सेड ही लिखते हैं, और अगर बोलने और सुनने वाला दोनों हैं तो आप ही टोल्ड मी करके और फिर दैट लगा करके लिखते हैं। दूसरा वर्जन ये हो गया। तीसरा, अगर आपका इंटरोगेटिव है कॉमास के अंदर, तो इंटरोगेटिव होने पर आप क्या करते हैं, इंटरोगेटिव होने पर आप आस्क्ड लगाते हैं और इफ़, वेदर या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप लिखते हैं। तो एक आपने ये चीज़ सीखी। लेकिन जब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो आप सेड के स्थान पर बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल यूज़ करेंगे और आप सेड को ना लगा करके उसकी जगह पर क्या करेंगे, उसकी जगह पर आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड यूज़ करते हैं। अब आस्क्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको ये पता ना चले कि जो स्पीकर है वो एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, तो कहना मात्र के सेंस में आप आज लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर बताया किसी ने कहा कि आ जाओ। अब इसमें ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये ऑर्डर है या ये है क्या है, एडवाइस है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आज लगा देंगे, somebody asked to come।
तो इस तरह से ये इम्पेरेटिव का सेंस आने पर हम आस्क्ड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, जो आपको फीलिंग लगती है वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सैड की जगह पर, बट सैड नहीं लिखना है और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट सेंटेंसेस रहे। अब इसी वर्जन पर कुछ दूसरे सेंटेंसेस को देखेंगे जहाँ हमें कन्फ्यूज़न रहता है। अब यहाँ पर इन 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स में हम कुछ और चेक करेंगे, और वो कुछ और क्या है, हमने यहाँ पर कॉमास के अंदर अब की बार जो ये पार्ट दिया है ये इंटेरोगेटिव दिया है। तो आप जानते हैं कि जब आपको कॉमास दे रखे हों तो बाहर किसी भी वर्ड के लिए सैड चल जाता है। तो हमने क्या कहा, ही सैड, कॉमास लगाए, जैसा बाहर था एज इट इज़ बाहर रहा, जैसा अंदर है एज इट इज़ अंदर रखेंगे, ठीक है। और हम लिखेंगे वेयर विल ही गो। तो ये हमने एज इट इज़ क्वेश्चन जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उस तरह से हमने अंदर के पार्ट को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब को लगाया। इस बात को आपने ध्यान रखना है। हम यहाँ पर चाहते तो आस्क्ड भी लिख सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना है या इसमें कॉमाज लगे हैं या नहीं लगे हैं। आज दोनों में लिखा जा सकता है, बट अगर कॉमाज लगे हैं तो सैड सब जगह लग सकता है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाओगे। अब इसके अंदर आ गया कि, यानी अब ये जो है डायरेक्ट स्पीच से ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाओगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर सब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं। अगर कहाँ जाओगे लिखा है तो ऑफ कोर्स तुमसे बात चल रही है, आपसे बात चल रही है। अगर वह है तो वह कर सकते हैं, पर्सन बदलना चाहो पर्सन भी बदल सकते हैं, बट यहाँ पर्सन बदलने से पहले you'll have to pay attention to the tense because it's sequence of tenses। तो पूछा तो आप लिखेंगे I asked him। अब जब आपको क्वेश्चन वर्ड वेयर दे रखा है तो फिर आपकी की इंग्लिश जो दैट होती है उसे नहीं लगाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो दैट लगाते हैं। दैट कब लगाते हैं, जब आगे सब्जेक्ट होता है, कहाँ जाओगे तुम कहाँ जाओगे। और जब की दे रखा हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब पर नहीं सब्जेक्ट आता है और आप लिखते हैं यू, और विल का हो जाएगा वुड। वुड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट आपका ये वाला पार्ट पास्ट में है। अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में देखा था वेयर यू वुड गो, ठीक है। और जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाता है। हट इसलिए जाता है क्योंकि आपने असर्टिव स्टाइल दे दिया, नॉन क्वेश्चन टाइप दे दिया, सब्जेक्ट पहले लिखा, इसमें सब्जेक्ट बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है कॉमाज वाले में। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखना है, इस एग्जाम्पल में हमने देखना है क्या कि आई आस्क्ड हिम, जाने को कहा। इसमें सीधा सीधा निर्देश है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये इम्पेरेटिव है। तो हम लिखेंगे आई आस्क्ड हिम टू गो। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम कहते हैं मैंने बाहर उसको कहा बाहर मत जाओ, तो मत की इंग्लिश आप क्या लगाएंगे, मत की इंग्लिश आप लगाते हैं डू नॉट इम्पेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन कॉमाज ये आता है कॉमा के अंदर, और मत की इंग्लिश कॉमा खुलने पर आप लगाते हैं नॉट टू। मैंने उससे शोर न मचाने को कहा तो आप कहेंगे आई आस्क्ड या ऑर्डर्ड हिम। और यहाँ पर हम इसको रेड कलर से लिखना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, नॉट टू शाउट। नॉट टू शाउट अगर कभी नहीं होता तो नेवर टू शाउट, ऑलवेज होता तो ऑलवेज टू शाउट। तो एडवर्ब के बाद आप नॉट के बाद टू लगाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इस 7 नंबर एंड 8 नंबर एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि कई बार जिस पैटर्न पर हमने ट्रांसलेशन सीखी होती है उससे अलग हट करके अजीब व गरीब अंदाज में जब हम बात करते हैं तो हम उसको सिंपलीफाई हमें उसको कर लेना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से बोला कैसे हैं आप, तो आप इसको सिंपलीफाई करके सोचिए। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि वे कैसे हैं, यानी ये जो अनयूजुअल सा बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है, पहले इसको सिंपलीफाई कर लें।
जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर की छिपा हुआ है, आप पहले आ जाएगा कैसे हैं, तो यानी इसको नॉर्मलाइज कर लेना है। और आप चूंकि इसमें कॉमास भी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट भी दे रखा है, तो ये इम्पेरेटिव तो बनेगा नहीं, इट मीन्स ये इनडायरेक्ट रूप में बनेगा टेंस वाले टाइप में। तो आप कहेंगे आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, कैसे हैं के लिए हाउ लगाएंगे। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया था कि क्वेश्चन आने पर हम की नहीं लगाते, तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, क्वेश्चन वर्ड की वजह से हमने दैट नहीं लगाया। तो हाउ यू वर, अगर यहाँ पर आस्क होता या विल आस्क होता तो यह आर ही रहता, ये आपको याद रखना है, हाउ यू वर। अब हमारा पार्ट नंबर 8 में मैंने उससे सिगरेट नहीं पीने को कहा या कहा सिगरेट मत पीजिए। अब मत पीजिए की इंग्लिश हम आम तौर से कहते हैं डू नॉट स्मोक, ठीक है। डू नॉट स्मोक जो है सीधा सीधा से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो डू नॉट स्मोक हम जब बनाएंगे जब यहाँ कॉमास हों। अब यहाँ कॉमास दे नहीं रखे, कॉमास दे नहीं रखे हैं, लेकिन बात कॉमास वाली की है, तो ऑफ कोर्स आपको जो रूल यूज़ करना है इनफैक्ट वो यूज़ करना है बिना कॉमास वाला, यानी इम्पेरेटिव वाला। मैंने उनसे कहा, इट मीन्स आई एडवाइज्ड, आज लगा सकते हैं, ऑर्डर भी लगा सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आई एडवाइज देम। अब यहाँ पर टू नहीं लगेगा, लिसनर से पहले टू नहीं लगेगा, टू लगाएंगे आप आगे, नॉट टू स्मोक। सिगरेट बीड़ी में सिगरेट या बीड़ी या कुछ भी आप सिगार की स्पेलिंग नहीं लिखते, स्मोक के अंदर वो सब कुछ आता है। तो आई एडवाइज देम नॉट टू स्मोक, नेवर टू स्मोक, टू स्मोक। तो जिस तरह से भी आपका निर्देश है आप इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। आपको ये जो हम रेड कलर में दिखा रहे हैं ये ट्रांसलेशन नहीं करनी। अगर कहा की जगह बोला आ जाए तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई स्पोक लिख दिया, सैड लिख दिया, जो मन में आया जो दिख रहा है वो लिख दिया। हर देखी जाने वाली चीज़ फॉलो नहीं की जाती। आई सैड और फिर हम लिखेंगे डू नॉट स्मोक। अब ये हमें देखकर लगा कि अरे भाई मत पीजिए, डू नॉट स्मोक, और मैंने उनसे कहा बिल्कुल सही है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल गलत है। तो आपको डू नॉट को नॉट टू में बदलना पड़ेगा और जो आपका सैड था उसको एडवाइस आस्क ऑर्डर में बदलना पड़ेगा। तो आपको एक और दो सेंटेंसेस और लेते हैं, इसके बाद ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना है। फाइनली यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, इनसे आप बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। टीचर ने कहा अपने समय की कदर करो और खूब मेहनत करो। अब इसमें कहा, कहना, कहा की टाइप का कोई वर्जन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि टीचर की इंस्ट्रक्शन थी समय की कदर करने के लिए और खूब मेहनत करने के लिए। तो अपने समय की कदर करो, इट मीन्स अगर हम इसको आधे और छोटे पार्ट में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे वैल्यू योर टाइम, वर्क हार्ड। अब हमारे सामने आता है कि अगर कहा के बाद इम्पेरेटिव 2 आ गए तो क्या टू 2 बार लगेगा? नहीं, टू आपका फर्स्ट पार्ट में लगेगा और आपका जो आंसर होगा ये होगा द टीचर। ये वाली जो बात है ये एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर कुछ भी एक लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज लगाना बेहतर है। द टीचर आस्क्ड टू वैल्यू योर टाइम। अगर दोनों पॉजिटिव पार्ट्स हैं तो आपको टू एक बार लगाना है और अगर कोई एक नेगेटिव है तो आपको टू दोनों बार लगाना होगा, टू वैल्यू योर टाइम। एंड अब यहाँ पर आपको दूसरा टू नहीं लगाना है, आप लिखेंगे वर्क हार्ड। ये टू दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा। हमने उसे बाहर जाने को मना किया, बाहर जाने से मना किया, इट मीन्स हमने उससे कहा कि बाहर मत जाओ। तो आपको सीधे सीधे डोंट गो आउट रूप में नहीं बनाना, आप इसको इमेजिन करेंगे कि की वाली फॉर्म में ढालेंगे। इट मीन्स हमने उससे कहा कि, हमने मीन्स वी, हमने उससे कहा वी ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो। तो जिसमें ने को आया उसमें नॉट टू और जाने में आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया, मना किया, ऑर्डर्ड। अब और मना में नॉट यहाँ पर आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे वी फॉरबेड हिम।
अब फॉरबिड के अंदर ऑर्डर और नॉट दोनों शामिल हैं, तो यहाँ पर टू गो आ जाएगा। तो ये जो ट्रांसलेशन का सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आपके लिए और बहुत बेहतर वर्क कर सकें। और किस तरह की ट्रांसलेशन में आपको इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूर लिखिएगा, उस पर हम काम करेंगे और आपकी ट्रांसलेशन बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग और एक्सपेंसेस के हम बिल्कुल क्लियर करा लेंगे। अगर आप इनको सीखते हैं तो आप स्पॉटिंग एरर जान गए, आप अच्छा सा राइटिंग सेक्शन लिखना जान गए, आपकी लैंग्वेज फॉर्मल हो जाएगी, तो बहुत सारे गेन आप इनडायरेक्ट में करने वाले हैं और इनके एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।